अच्छा, जरा कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा कारखाना है। आपने न तो कोई नई जमीन खरीदी है और न ही अचानक से हजारों नए कर्मचारियों को काम पे रखा है। हम्म। लेकिन फिर भी आपका जो राजस्व है, आई मीन रेवेन्यू, वो 116% तक बढ़ जाता है। जो कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, आपका इबिटिडा मार्जिन सीधे 36% के जादुई आंकड़े को छू लेता है। सौर ऊर्जा जैसे प्रतिस्पर्धी सेक्टर में ये सच में हैरान करने वाला है। हाँ, जहाँ हर दिन इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा होती है, वहाँ इस तरह के गणित को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि शायद बही खातों में कोई बड़ी गलती हो गई है। बिल्कुल, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन देखिए, आज हम जिस डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं, वो साबित करता है कि ये कोई गलती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का परिणाम है। सही कहा आपने। और सच कहूं तो ये कोई जादू भी नहीं है, ये शुद्ध रूप से दक्षता और ऑपरेटिंग लेवरेज का कमाल है। तो आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एमवी की वित्तीय वर्ष 26 और चौथी तिमाही की रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि भारत में सौर निर्माण क्षमता का जो ये वर्तमान विस्तार हो रहा है, उसके पीछे असली कारण क्या है और कैसे ये भविष्य की दिशा तय कर रहा है। तो चलिए सीधे उन वित्तीय आंकड़ों पर आते हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 26 में उनका राजस्व 50,499 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। अगर हम पिछले साल से तुलना करें, जो कि करीब 23,000 मिलियन रुपए था, तो ये सीधे 2 गुने से भी ज्यादा की छलांग है। जो कि एक बहुत ही ठोस संकेत है संस्थागत निवेशकों के लिए। हाँ, लेकिन एक विश्लेषक के नजरिए से देखा जाए तो रेवेन्यू का बढ़ना एक बात है, पर मुनाफे का मार्जिन 36% तक पहुंचना, मतलब ये बिल्कुल अलग खेल है। बिल्कुल अलग खेल है। मैं सोच रही थी कि ये ऑपरेटिंग लीवरेज असल में इस स्तर पर काम कैसे कर रहा है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें कारखाने के फर्श पर जाना होगा। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वित्तीय वर्ष 26 उनके सेल निर्माण व्यवसाय के संचालन का पहला पूरा साल था। अच्छा। और चौथी तिमाही में आते आते उनकी जो सेल उपयोगिता दर है, जिसे हम सेल यूटिलाइजेशन रेट कहते हैं, वो 79% तक पहुंच गई। 79%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अब ऑपरेटिंग लीवरेज का सिद्धांत ये कहता है कि जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कारखाने का किराया, बड़ी मशीनों की ईएमआई और मुख्य कर्मचारियों का वेतन, जो कि पहले से तय होता है। बिल्कुल, और जब आप उसी मौजूदा ढांचे में अपना उत्पादन काफी हद तक बढ़ा देते हैं, तो जो भी नया उत्पाद बन रहा है उस पर वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लगती। यानी प्रति यूनिट लागत धड़ाम से नीचे गिर जाती है। सही पकड़ा आपने। तो जब मशीनें खाली पड़ी रहने के बजाय लगभग 80% क्षमता पर चल रही हों, तो उस अतिरिक्त उत्पादन से आने वाला सारा पैसा सीधे मुनाफे में जुड़ जाता है। एग्जैक्टली, सीधे बॉटम लाइन में। और इसी का सीधा परिणाम है कि उनका एबिटाडा मार्जिन 34% से बढ़कर 36% हो गया है। बात समझ में आती है। अगर कारखाने में मशीनें 79% क्षमता पर चलेंगी तो मुनाफा तो होगा ही, लेकिन सौर उद्योग में हमने अक्सर देखा है कि ऐसी चीजें एक बार का उछाल होती हैं। हाँ, वन टाइम फ्लूक। मतलब किसी कंपनी को कोई बड़ा टेंडर मिल गया, एक साल भारी मुनाफा कमा लिया और अगले ही साल फिर से ऑर्डर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि काफी आम है इस सेक्टर में। तो क्या संस्थागत निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा लाल झंडा नहीं हो सकता? मेरा सवाल है कि क्या ये वृद्धि वास्तव में टिकाऊ है या सिर्फ एक मौसमी तेजी है? देखिए, ये संदेह बहुत स्वाभाविक है और किसी भी समझदार निवेशक को ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। लेकिन एमवी के पास इसका एक बहुत ही ठोस जवाब है और वो उनकी ऑर्डर बुक में मौजूद है। अच्छा जी, वित्तीय वर्ष 25 में उनकी ऑर्डर बुक 4.9 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर 9.4 गीगावाट हो गई है। 9.4 गीगावाट, यह आंकड़ा तो बहुत ही विशाल है। बिल्कुल। श्रोताओं को इस आंकड़े की विशालता का अंदाजा देने के लिए बता दूं कि 9.4 गीगावाट सौर ऊर्जा से सचमुच लाखों घरों को लगातार रोशन किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा पैमाना है। और इस 9.4 गीगावाट में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है एक घरेलू ग्राहक से मिला 4.5 गीगावाट का टॉपकॉन सेल सप्लाई ऑर्डर। टॉपकॉन सेल? हाँ, और ये कोई छोटा मोटा अनुबंध नहीं है। ये एक मल्टी ईयर ऑर्डर है जो 2030 तक रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रदान करता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगले कई सालों तक कारखाने के चालू रहने और नकदी के प्रवाह दोनों की स्पष्ट गारंटी है। हाँ, बिल्कुल।
तो संस्थागत निवेशकों के लिए जो केवल एक तिमाही के नतीजों से ज्यादा दशक भर के रिटर्न की परवाह करते हैं, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है। हाँ, क्योंकि उन्हें स्थिरता चाहिए होती है। और यही कारण है कि ये सिर्फ एक बार का उछाल नहीं है। जब आपके पास 2030 तक का स्पष्ट खाका हो, तो ये शेयरधारकों के मूल्य में लंबी अवधि तक वृद्धि को सुरक्षित करता है। ये बात तो है। इसके अलावा एक और दिलचस्प आंकड़ा ये है कि उनके शीर्ष 10 ग्राहकों का औसत ऑर्डर आकार 121 मेगावाट से बढ़कर 221 मेगावाट हो गया है। मतलब ग्राहक अब बड़े ऑर्डर दे रहे हैं। हाँ, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बाजार और ग्राहकों को उनकी डिलीवरी क्षमता पर गहरा भरोसा है। चलिए मान लेते हैं कि ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और वित्तीय स्थिति फिलहाल बेहतरीन है, लेकिन कागज पर 9.4 गीगावाट का ऑर्डर होना और उसे असलियत में बनाकर समय पर डिलीवर करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो तो है, एग्जीक्यूशन सबसे मुश्किल काम है। स्रोत दस्तावेजों में उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 28 तक कंपनी का लक्ष्य 16.3 गीगावाट मॉड्यूल और 8.9 गीगावाट सेल उत्पादन क्षमता हासिल करना है। जी कहूँ तो वैश्विक सौर उद्योग में ओवर कैपेसिटी का एक लंबा इतिहास रहा है। क्या इतनी विशाल क्षमता का निर्माण करना, वो भी तब जब सप्लाई चेन अक्सर बाधित होती रहती हैं, निवेशकों के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? जोखिम तो निश्चित रूप से है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस जोखिम को प्रबंधित करने का उनका तरीका बहुत ही रणनीतिक है। वो कैसे? इसका जवाब देवनाहली में बन रही 6 गीगावाट की नई एकीकृत सेल और मॉड्यूल निर्माण सुविधा में छुपा है। देवनाहली वाली यूनिट? हाँ, कंपनी केवल उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ा रही है, बल्कि वो उत्पादन के भूगोल को ही बदल रही है। उन्होंने जो क्लस्टरिंग रणनीति अपनाई है, वो मेरे हिसाब से गेम चेंजर है। क्लस्टरिंग रणनीति। यहाँ मुझे एक उपमा समझ में आ रही है। ये 100 किलोमीटर का क्लस्टर मूल रूप से एक बहुत बड़े और व्यवस्थित रेस्टोरेंट की तरह काम कर रहा है। कैसे? देखिए, जहाँ आमतौर पर ऐसा होता है कि स्टोर रूम एक शहर में है, रसोई दूसरे शहर में और ग्राहकों को तीसरे शहर में खाना परोसा जाता है। हाँ, जिसमें काफी झंझट होता है। बिल्कुल, वहाँ ट्रांसपोर्ट में समय और पैसे की भारी बर्बादी होती है। लेकिन यहाँ कच्चे माल के आने से लेकर फाइनल सोलर पैनल बनने तक का सारा काम एक ही 100 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। क्या इसका असर सच में इतना बड़ा होता है? ये उपमा पूरी तरह से सटीक है। देखिए, जब हम सौर सेल और मॉड्यूल के निर्माण की बात करते हैं, तो हम बहुत ही नाजुक उपकरणों से निपट रहे होते हैं। सिलिकॉन वेफर वगैरह? हाँ, सिलिकॉन वेफर और सोलर सेल बेहद पतले और टूटने वाले होते हैं। अगर आपके सेल किसी दूसरे राज्य में बन रहे हैं और उन्हें मॉड्यूल में तब्दील करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर ट्रकों में भरकर ले जाना पड़ रहा है, तो नुकसान का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। न केवल लॉजिस्टिक्स का खर्च आसमान छूता है, बल्कि रास्ते में सूक्ष्म दरारें, जिन्हें हम माइक्रो क्रैक्स कहते हैं, आने का भारी खतरा रहता है। और इतनी दूरियों के बीच इन्वेंट्री का प्रबंधन करना भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ठीक कहा आपने। इस 100 किलोमीटर के क्लस्टर से रसद यानी लॉजिस्टिक्स का खर्च भारी मात्रा में कट जाता है। माल को एक निर्माण इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचने में दिनों के बजाय कुछ घंटे लगते हैं, जिससे क्षेत्रीय परिचालन दक्षता में बहुत सुधार आता होगा। बिल्कुल। इस दक्षता के कारण उत्पादन निर्बाध रूप से चलता है। ये क्लस्टरिंग सिर्फ एक भौगोलिक सुविधा नहीं है, बल्कि ये उनकी लाभप्रदता और सप्लाई चेन के झटकों से बचने का एक अचूक रक्षा कवच है। पर एक सेकंड रुकिए, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 16.3 गीगावाट तक पहुंचने के लिए और इतने बड़े एकीकृत कारखाने लगाने के लिए भारी भरकम पूंजी चाहिए। बेशक। विस्तार के इस लालच में कई बड़ी बड़ी कंपनियां भारी कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी वित्तीय स्थिरता खो चुकी हैं। ये सारा पैसा आखिर आ कहां से रहा है? यहीं पर वित्तीय रणनीति का सबसे शानदार हिस्सा सामने आता है। इस बड़े पैमाने के विस्तार को सुरक्षित करने के लिए इरेडा ने उन्हें 33,060 मिलियन रुपए यानी लगभग 33 बिलियन का कर्ज स्वीकृत किया है। 33 बिलियन, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन जो बात निवेशकों को सबसे ज्यादा राहत देती है वो ये है कि ये कर्ज 7.95% की अत्यंत अनुकूल ब्याज दर पर मिला है। भारत जैसे बाजार में 7.95% की दर। जी हाँ, ये तो संस्थागत कर्ज के लिहाज से बहुत ही प्रतिस्पर्धी है। बिल्कुल। तो जरा पूरी तस्वीर देखिए। एक तरफ 100 किलोमीटर क्लस्टरिंग से आपकी लॉजिस्टिक्स और परिचालन लागत कम हो रही है, और दूसरी तरफ इरेडा की इस सस्ती फंडिंग से पूंजी की लागत कम हो रही है।
ये पूरा ढांचा कंपनी को भविष्य में बिना किसी वित्तीय दबाव के बाजार का नेतृत्व हासिल करने के लिए एक बेहद मजबूत स्थिति में खड़ा कर देता है। तो लॉजिस्टिक्स का सिरदर्द क्लस्टरिंग ने सुलझा लिया और नकदी का मामला इरेडा ने संभाल लिया। सही बात है। लेकिन देखिए, तकनीक की दुनिया का एक कड़वा सच है। अगर जब तक ये विशाल 16.3 गीगावाट का कारखाना पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, तब तक उनके सोलर सेल की तकनीक ही पुरानी पड़ जाए तो? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये सारा निवेश पल भर में बेकार हो जाएगा। उत्पाद को भविष्य के लिए प्रासंगिक बनाए रखने के लिए वे क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और तकनीकी रूप से उन्नत हिस्सा है। उन्होंने अपने पूरे मॉड्यूल और सेल उत्पादन को टॉपकॉन तकनीक पर स्थानांतरित कर दिया है। टॉपकॉन, विशेष रूप से G12R प्रारूप वाले टॉपकॉन सेल। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जो आम सोलर पैनल हम आमतौर पर छतों पर देखते हैं और इस नई टॉपकॉन तकनीक में बुनियादी फर्क क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो पारंपरिक सोलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं वो कभी-कभी वापस उसी जगह मिल जाते हैं जहां से वो निकले थे, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। बिल्कुल, जिससे पैदा हुई ऊर्जा नष्ट हो जाती है। टॉपकॉन, जिसका पूरा नाम टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट है, उसमें सेल के पीछे एक बेहद पतली ऑक्साइड की परत लगाई जाती है। अच्छा, तो ये परत क्या करती है? ये परत एक तरह के फिल्टर का काम करती है, जो इलेक्ट्रॉनों को तो बाहर जाने देती है लेकिन उन्हें वापस आकर नष्ट नहीं होने देती। इससे मॉड्यूल का पावर आउटपुट काफी बढ़ जाता है। ये तो हुई वर्तमान तकनीक की बात, लेकिन दस्तावेजों में फ्रॉनहोफर के साथ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अनुसंधान सहयोग का जिक्र है। हाँ, फ्रॉनहोफर रिसर्च। और इसका लक्ष्य 40% दक्षता हासिल करना है। सौर उद्योग को थोड़ा भी करीब से देखने वालों के लिए ये 40% का आंकड़ा किसी विज्ञान कथा जैसी बात लग सकती है। ये वास्तव में एक क्रांतिकारी लक्ष्य है और इसकी अहमियत समझने के लिए हमें भौतिकी की थोड़ी गहराई में जाना होगा। बताइए। पारंपरिक सिलिकॉन सोलर सेल की एक भौतिक सीमा होती है जिसे वैज्ञानिक भाषा में शॉकले-क्वीजर लिमिट कहा जाता है। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई भी सामान्य सिलिकॉन सेल सूर्य की रोशनी के लगभग 29% से ज्यादा हिस्से को बिजली में नहीं बदल सकता। यानी 29% एक ऐसी भौतिक कांच की छत है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और आमतौर पर व्यावसायिक रूप से बाजार में मिलने वाले पैनल 22 से 24% दक्षता के आसपास ही होते हैं। हाँ, तो हम तो अभी उस सीमा से भी काफी नीचे हैं। इसीलिए जब हम 40% दक्षता की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक छोटा सुधार नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई तकनीकी दुनिया में कदम रखना है। तो वे इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य को कैसे हासिल करने वाले हैं? इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे फ्रॉनहोफर के साथ मिलकर टैंडम सेल अनुकूलन पर काम कर रहे हैं। ये टैंडम तकनीक क्या होती है और यह उस 29% की कांच की छत को कैसे तोड़ती है? टैंडम का मतलब होता है एक के ऊपर एक, जैसे सैंडविच। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। पारंपरिक सेल सूर्य की रोशनी के केवल एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम को ही सोख पाते हैं। टैंडम तकनीक में अलग-अलग सामग्रियों की परतें एक के ऊपर एक लगाई जाती हैं। अच्छा। जैसे पारंपरिक सिलिकॉन के ऊपर पेरोव्स्काइट जैसी उन्नत सामग्री की परत लगा दी जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है? ऊपर वाली परत सूरज की नीली रोशनी को बहुत अच्छी तरह से सोख लेती है और नीचे वाली परत लाल रोशनी को। इस तरह सूर्य के प्रकाश के लगभग पूरे स्पेक्ट्रम का अधिकतम उपयोग होता है। तो रोशनी का कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं हो रहा है? बिल्कुल, लेकिन इन अलग-अलग परतों को जोड़ना और वहां से बिजली को बिना किसी बाधा के बाहर निकालना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती होगी। और यहीं पर लेजर कॉन्टैक्ट विनोद का जादू सामने आता है। लेजर कॉन्टैक्ट मेथड्स। इसके बारे में थोड़ा बताइए। टैंडम सेल में लेजर की मदद से सेल के भीतर अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर संपर्क बनाए जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि जब बिजली एक परत से दूसरी परत में जाए तो कोई रुकावट या विद्युत प्रतिरोध ना हो, कोई रेजिस्टेंस ना हो। हाँ, इन लेजर विधियों से ऊर्जा का नुकसान शून्य के करीब हो जाता है। फ्रॉनहोफर का शोध इसी प्रक्रिया को व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक बनाने पर केंद्रित है। ये तो सच में अविश्वसनीय है। अगर वे इस 40% टैंडम सेल और लेजर तकनीक को उत्पादन लागत बढ़ाए बिना बड़े पैमाने पर बनाने में सफल हो जाते हैं, तो एक ही आकार के सोलर पैनल से लगभग दोगुनी बिजली पैदा की जा सकेगी। बिल्कुल। अब इसे संस्थागत निवेशकों के नजरिए से सोचिए। जब आपके पास एक ऐसी तकनीक हो जो आपके सभी प्रतिद्वंदियों के उत्पादों को रातों रात पुराना साबित कर दे, तो वो आपके लिए एक अभेद्य व्यापारिक खंदक बन जाती है, एक बहुत बड़ा मोट। हाँ, जिससे कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर पाएगा।
यह तकनीकी छलांग भविष्य के उत्पादों को तैयार करने और शेयरधारकों के इक्विटी मूल्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सबसे पुख्ता तरीका है। तकनीक और ढांचागत तैयारियों के मोर्चे पर तो ये कहानी पूरी तरह से सुरक्षित लग रही है। जी, लेकिन देखिए, कोई भी कंपनी किसी बंद कमरे या वैक्यूम में काम नहीं करती। वो एक बाहरी दुनिया में काम करती है, जहां नियम, सरकारी नीतियां और भू राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। बिल्कुल, पॉलिसी रिस्क हमेशा रहता है। मूल स्रोत में स्पष्ट रूप से घरेलू सामग्री आवश्यकता, जिसे DCR कहते हैं, और ALMM सूची 2 का जिक्र है। हाँ, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। साथ ही PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और PM कुसुम जैसी योजनाओं का भी उल्लेख है, जो 40 गीगावाट का एक विशाल बाजार अवसर पैदा कर रही हैं। ये सही है, अवसर तो बहुत बड़ा है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर मेरा सवाल ये है कि ये नीतियां वर्तमान में तो बहुत अनुकूल लग रही हैं, पर अगर कल को बाजार की हवाओं का रुख बदल जाए, अगर ये नियामक नीतियां बदल जाएं या कच्चे माल की सप्लाई चेन में अड़चन आ जाए, तो क्या ये भारी भरकम 16.3 गीगावाट की विस्तार योजना निवेशकों के लिए एक बड़ा वित्तीय जोखिम नहीं बन जाएगी? देखिए, ये किसी भी बड़े निवेशक के मन में उठने वाला पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। इन नीतियों के तंत्र को समझना जरूरी है। जैसे कि ALMM सूची। हाँ, उदाहरण के लिए ALMM सूची। ये सूची मूल रूप से एक VIP क्लब की तरह काम करती है। यदि किसी विदेशी कंपनी या पैनल मॉडल का नाम इस सरकारी सूची में नहीं है, तो वो भारत की किसी भी बड़ी सरकारी परियोजना में अपने उत्पाद नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में, ये सस्ते अंतर्राष्ट्रीय पैनल की डंपिंग को रोकने का एक तंत्र है। ठीक कहा आपने। ये वर्तमान में घरेलू निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा रक्षात्मक कवच है। लेकिन आपकी ये चिंता बिल्कुल जायज है कि भविष्य में नियामक नीतियां और बाजार की बाधाएं बदल सकती हैं। कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए 2 बहुत बड़े रणनीतिक कदम उठाए हैं। वो कौन से कदम है? पहला है वित्तीय सुरक्षा। कंपनी ने हाल ही में अपने IPO से प्राप्त धन का उपयोग करके लगभग 1621 करोड़ रुपए का कर्ज पूरी तरह से चुका दिया है। 1621 करोड़। ये तो बैलेंस शीट को पूरी तरह से साफ करने और एक बहुत बड़ा वित्तीय बोझ उतारने जैसा है। बिल्कुल। जब आपकी बैलेंस शीट कर्ज मुक्त या बहुत हल्की होती है, तो आप बाजार में अचानक आए किसी भी झटके को बहुत आसानी से सह सकते हैं। सही बात है। और दूसरा कदम? दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है सप्लाई चेन की आजादी। अच्छा। आज वैश्विक सौर उद्योग में सबसे बड़ा जोखिम एक विशेष देश, मुख्य रूप से चीन पर निर्भरता है। लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि MV ने चीन के बाहर एक पूर्णतः स्वतंत्र सप्लाई चेन विकसित कर ली है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक रणनीतिक बदलाव है, क्योंकि सप्लाई चेन बदलना आसान नहीं होता। हाँ, चाहे वो सोलर ग्लास हो, बैक शीट हो या एल्यूमिनियम फ्रेम। उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जो किसी एक देश की नीतियों पर निर्भर नहीं है। तो उन्होंने अपने जोखिम को काफी कम कर लिया है। इसके अलावा बैकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत वे केवल सेल और मॉड्यूल बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहते। वे भविष्य में अपनी खुद की इंगॉट और वेफर निर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि सिलिकॉन के शुरुआती रूप से लेके फाइनल सोलर पैनल तक सब कुछ उनके अपने नियंत्रण में होगा। बिल्कुल। अगर कल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल को लेकर कोई संकट आता है या नीतियां बदलती हैं, तो उनके इस 100 किलोमीटर के एकीकृत क्लस्टर पर इसका बहुत कम असर होगा। एकदम सही। और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से संस्थागत निवेशक इस विस्तार को एक अत्यंत सुरक्षित और लाभदायक दांव मान रहे हैं। एक स्वतंत्र सप्लाई चेन, IPO से कम किया गया कर्ज और मजबूत बैलेंस शीट मिलके एक ऐसी अभेद्य ढाल बनाते हैं जो भविष्य की किसी भी वित्तीय अस्थिरता या नियामक जोखिमों के खिलाफ शेयरधारकों के मूल्य की पूरी रक्षा करती है। ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। चलिए, इस विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से समेट लेते हैं। जी। हमने शुरुआत की थी इस सवाल से कि राजस्व और मुनाफे में इतनी बड़ी छलांग कैसे आई, जिसका जवाब हमें मिला 79% की उच्च सेल उपयोगिता दर और बेहतरीन ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसने एबिडा मार्जिन को 36% के शानदार स्तर तक पहुंचा दिया। सही। उसके बाद हमने 4.5 गीगावाट के घरेलू सप्लाई ऑर्डर की अहमियत को समझा,
जो 2030 तक कई वर्षों की राजस्व स्थिरता सुनिश्चित करता है। और फिर हमने देखा कि कैसे 100 किलोमीटर के दायरे में एकीकृत इकाइयों की क्लस्टरिंग रणनीति क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स और परिचालन क्षमता में भारी सुधार ला रही है। और इस विशाल 16.3 गीगावाट के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को इरेडा के 7.95% के आकर्षक कर्ज का पूरा समर्थन हासिल है। बिल्कुल। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्राउनहोफर के साथ मिलकर 40% टैंडम सेल दक्षता का वह जादुई लक्ष्य। हाँ, लेजर संपर्क विधियों के जरिए पारंपरिक सिलिकॉन तकनीक की भौतिक सीमाओं को तोड़ना और टॉपकॉन तकनीक पर पूरी तरह से स्थानांतरित होना। ये सब चीन से स्वतंत्र, एक नई सप्लाई चेन और आईपीओ से कर्ज मुक्त हुई मजबूत बैलेंस शीट के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये सभी कारक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि यह वृद्धि केवल एक अल्पकालिक उछाल नहीं है, बल्कि संस्थागत निवेशकों के लिए लंबे अवधि की स्थिरता और मूल्य निर्माण की एक अत्यंत ठोस नींव है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चौतरफा रणनीति है जो न केवल आज के बाजार के मौकों का फायदा उठा रही है, बल्कि भविष्य के तकनीकी और भू राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर चुकी है। सही कहा। और इसी भविष्य को ध्यान में रखते हुए श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार हो सकता है जिस पर जरूर गहराई से मनन किया जाना चाहिए। कौन सा विचार? हमने इस चर्चा में देखा कि सौर ऊर्जा का निर्माण अब केवल ज्यादा जमीन घेरकर भारी मात्रा में पैनल बनाने तक सीमित नहीं रह गया है। नहीं, अब ये बहुत तकनीकी हो गया है। हाँ, ये 40% टैंडम सेल, लेजर संपर्क विधियों और अति सूक्ष्म नैनोस्केल तकनीक की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल। यह एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य की ये सौर फैक्ट्रियां विशाल ऊर्जा कारखानों के बजाय अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर फाउंड्री जैसी दिखने लगेंगी। ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। क्या आने वाले समय में पैनल के आकार या एल्यूमिनियम के वजन से ज्यादा महत्व सिलिकॉन और पेरोवस्काइट की उन अत्यंत सूक्ष्म परतों की सटीकता का होगा? शायद हम तकनीकी क्रांति के केवल पहले चरण को ही देख रहे हैं, जो भविष्य को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और सूक्ष्म बनाने वाला है। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।